Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss the topic data visualization in overall perspective, which is the part of the subject data warehousing and data mining. So these are the outlines of today's lecture. We are going to study what is aggregation, what is historical information, and finally we move to query as it is. Now if we talk about the aggregation, suppose कि हम बात कर रहे हैं एग्रीगेशन की, तो हम आपको एक एग्जांपल के रूप में इसे समझाना चाहते हैं। हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डे बाय डे अटेंडेंस को एक सिंगल यूनिट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी उसकी डे टू डे अटेंडेंस को हमें समराइज करना है। समराइज करके हमको वीकली उसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर मान लीजिए उसकी मंडे से सैटरडे तक की अटेंडेंस है 7 दिन की, और उसे हमें एक पर्टिकुलर यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस 7 दिन को किसी तरीके से कोलैबोरेट कर देते हैं वीक में। पर्टिकुलर वीक को हम कोलैबोरेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी अटेंडेंस को हम समराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीक, और वीक को हम समराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंथ। एग्रीगेशन भी हमारा यही कहलाता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंट डेटा को क्या करना, समराइज कर देना, किसी एक सिंगल यूनिट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना ही हमारा एग्रीगेशन कहलाता है। यहाँ लिखा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा वैल्यू इनटू अ सिंगल वैल्यू। जैसे हमने आपको बताया कि कंसोलिडेट कर रहा है डिफरेंट डेट्स की अटेंडेंस को किसी वीक की अटेंडेंस में, और डिफरेंट वीक की अटेंडेंस को किसी मंथ की अटेंडेंस में। एग्रीगेशन इज अ सिनोनिम्स ऑफ समराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा अलग अलग जो है वो डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी डे टू डे अटेंडेंस को हम एक समराइज फॉर्म में वीकली अटेंडेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिफरेंट वीक की जो है हम समराइज कर रहे हैं अटेंडेंस को मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेटा एग्रीगेशन हेल्प डेटा वेयरहाउस टू ट्राई टू पीस टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। अलग अलग डेटा को क्या करता है, जो पीसेस ऑफ डेटा है उनको कंबाइन कर रहा है विद इन द डेटा वेयरहाउस, उस डेटा वेयरहाउस के अंदर, सो दैट दे कैन हैव मीनिंग, ताकि उनकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग जो है वो जनरेट हो सके। दैट विल बी यूजफुल एज स्टैटिकल बेसिस फॉर कंपनी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। यानी हम उस पर्टिकुलर जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट में समराइज कर दे रहे हैं, और वो समराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम उसमें कोई एनालिसिस परफॉर्म करें तो हम बहुत आसान तरीके से कर सकें। यही होता है हमारा एग्रीगेशन। इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीगेशन कैन बी जनरेटेड बाय, किस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेटा को हम ETL सॉफ्टवेयर यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बताया था कि किसी डिफरेंट सोर्सेज से अगर हम डेटा लेते हैं तो वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। उसी को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर ट्रीट कर रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर में क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट डेटा को हम अलग अलग सोर्सेज से ले रहे हैं उसको एक सिंगल यूनिट में क्या कर दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे थे पहले, स्टेजिंग एरिया जिसको हम कहते थे। यानी डेवलपिंग ETL सॉफ्टवेयर टू समराइज डेटा फ्रॉम डेटा वेयरहाउस, हम किसी डेटा वेयरहाउस में ETL सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं। टेबल्स एंड रीलोड द समरी टेबल ईच टाइम अ न्यू डेटा वेयरहाउस लोडेड कंप्लीटेड। हर बार जब डेटा किसी डेटा वेयरहाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे क्या कर दे रहे हैं, समराइज कर दे रहे हैं, उसमें कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म कर दे रहे हैं, ताकि वो क्या करे कि एज ए सिंगल यूनिट जो है वो ट्रीट होने लगे, ना कि डिफरेंट डेटा फॉर्मेट में वो ट्रीट हो। Creating view to summarize data from data warehouse source table each time the data view call। हर बार जब डेटा को हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या रहेगा, वो किसी पर्टिकुलर यूनिट में ही क्या होगा, वो सेव होगा। अगर हम बात करें अप्रोचेस ऑफ एग्रीगेशन की, तो हम यहाँ देख सकते हैं दो तरीके के अप्रोचेस हैं, एक नो एग्रीगेशन है और एक एग्जॉस्टिव एग्रीगेशन है। मान लीजिए कोई एक ऐसी डेटा बेस है या एक ऐसा डेटा वेयरहाउस है जो बहुत छोटा है, यानी वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है, तो अगर इस तरीके की डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है तो वहां पे हमें एग्रीगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली एग्रीगेशन की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब डेटा हमारा काफी कॉम्प्लेक्स नेचर में हो और काफी बड़ा हो, वो समझने में बहुत दिक्कत कर रहा हो, इसलिए हम उसे क्या करते थे, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, किसी छोटे फॉर्म में है, तो वहां पे एग्रीगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हम उस पर्टिकुलर डेटा को ही क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का जब एग्रीगेशन होता है तो वहां पे कहते हैं नो एग्रीगेशन।
Here is the definition of no aggregation. If the volume of data in fact table, हमने आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल का यूज करते थे। तो यहाँ लिखा है डेटा इन फैक्ट टेबल विल बी स्मॉल एनफ सो दैट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल विदाउट एग्रीगेट, देन नो एग्रीगेशन इज अप्लाइड। मान लीजिए कोई फैक्ट टेबल ऐसी बनी है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी है, उसमें कुछ इस मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन कीज हैं और उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बहुत लिमिटेड हैं, उससे डायमेंशन टेबल जो जनरेट हो रही है वो भी लिमिटेड है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नेचर का अगर नहीं है तो वहां पे एग्रीगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नो एग्रीगेशन का अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। उसके अपोजिट एग्जॉस्टिव एग्रीगेशन ये कह रहा है, दिस अप्रोच इज प्रोड्यूस ऑप्टिमल क्वेरी रिजल्ट बिकॉज एन क्वेरी कैन रीड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू रिटर्न एन आंसर। यानी किसी बहुत बड़े से डेटा वेयर हाउस में अगर हम सिंपल सी क्वेरीज कुछ नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स में अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करने के बाद हम पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस या डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके का जो एग्रीगेशन होता है वो एग्जॉस्टिव एग्रीगेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि हम डेटा एग्रीगेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, जैसा कि हम कह सकते हैं क्यूब और रोलअप के फॉर्म में कर सकते हैं। क्यूब और रोलअप के फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी डेटा वेयर हाउस में कुछ ऐसे फंक्शंस हम अप्लाई करें जहां से उसकी हमें रिजल्ट जो है वो मिल सके। जैसे मान लीजिए कोई एक डेटाबेस है, उसमें हमें सम निकालना है सारे डेटा का या फिर हमें उसमें एवरेज निकालना है सारे डेटा का, तो हम कुछ ऐसे फंक्शंस जनरेट कर दें, कुछ ऐसे फंक्शन को रोल अप कर दें जिसको अप्लाई करने के बाद उस डेटाबेस से या डेटा वेयर हाउस से हम चीजों को क्या कर सके, रिट्रीव कर सके। तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस होती है उसे हम क्यूब या रोल अप कहते हैं। यहाँ लिखा है द रोलअप कैलकुलेट एग्रीगेशन सच एज सम, काउंट, मीन, मैक्स एंड एवरेज इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एग्रीगेशन फ्रॉम द मोस्ट डिटेल्ड अप टू ग्रैंड टोटल। यानी अगर हम उस डेटाबेस में कुछ सर्टेन फंक्शन लगा सकें तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटाबेस को या डेटा वेयर हाउस को रोल अप कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, एग्रीगेशन परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम उसी को क्यूबिकल वे में रिप्रेजेंट करें, यानी क्यूबिकल वे में अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो है वो रोलअप का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम सर्टेन ऑपरेशन लगा सकते हैं एज कंपेयर टू रोलअप, इनेबलिंग सिंगल स्टेटमेंट टू कैलकुलेट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेशन। डिफरेंट फंक्शन को ना लगा करके, यानी आप यहाँ देख सकते हैं सम, काउंट, मीन, मैक्स, ये सारे फंक्शन को ना लगा करके एक सिंगल स्टेटमेंट S1 हम लगाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वहां से पर्टिकुलर डेटा में कुछ ना कुछ चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। एक और इंप्रूवमेंट वे है ग्रुपिंग फंक्शन। सारे फंक्शंस का एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप का जीवन नाम रख देते हैं, और अगर हमें कोई भी चीज हमें उस पर्टिकुलर डेटा से परफॉर्म करनी है तो हमें डिफरेंट फंक्शंस को ना लगा करके हमें सिर्फ एक ग्रुप फंक्शन जीवन को अप्लाई कर देना है उस पर्टिकुलर डेटा से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। बात करते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की। हम काफी टाइम से ये देख चुके हैं कि हमारा डेटा वेयर हाउस जो है वो हमेशा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे काम करता है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो बहुत पुराने डेटाबेस होते हैं, जो अपडेटेड पुराने डेटाबेस होते हैं, उनको मिला करके जब कोई डेटा वेयर हाउस बनता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो डेटाबेसेस जिसको मिला करके ये डेटा वेयर हाउस बना है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको एक एग्जांपल समझाएं और एग्जांपल में ये कहें कि हमें ये डिसीजन लेना है कि हम अपने रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर सकें, तो हम पिछले जितने भी रिजल्ट हैं उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद कहीं ना कहीं वो डेटाबेस में हमारे पास स्टोर होगा। उस पर्टिकुलर डेटाबेस को हम क्या करेंगे, एक डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट करेंगे और ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डेटाबेसेस पुराने थे जो कि निकल करके हमारे एक डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस में आए हैं, ये अपने आप में क्या है, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। इसका यूज क्यों हो रहा है, इसका यूज ये हो रहा है कि हमें एक डिसीजन क्रिएट करना है और डिसीजन को इस तरीके से क्रिएट करना है कि हमें अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग सम सर्टेन रूल इन अ डेटा वेयर हाउस। और वो डेटा वेयर हाउस वो है क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस व्हिच इज हैविंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज इन इट। तो यहाँ पे हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो यहाँ यही बोलने की कोशिश कर रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा वेयर हाउस आर अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज
it become crucially important for large corporation to process data and use it for the purpose of making strategic business decision। हमने आपको बताया कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी न किसी डिसीजन को ड्रॉ कर सकें, और वो डिसीजन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट रहे वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वो और इम्प्रूव हो सके। At the most basic level, data warehouse are somewhat similar to database। हम यहाँ कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस जो है वो क्या है, पार्ट ही है डेटाबेसेस के। डिफरेंट डेटाबेसेस को मिलाकर के ही डेटाबेस बना हुआ है। दे आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट अ कंपनी कैन यूज टू मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। हमने आपको कहा कि जो डेटाबेस है वो डिफरेंट डेटा वेयर हाउस है जो डिफरेंट डेटाबेसेस से बना है, और इस डेटा वेयर बेसिस की जो भी इंफॉर्मेशन इस डेटा वेयर हाउस में आई है, इसी को हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद एक डिसीजन जो है हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एज अ होल। हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है वो किसी न किसी कंपनी की क्या होती है, बैकबोन होती है। उसी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन को ड्रॉ कर सकते हैं, और डिसीजन को ड्रॉ करने के बाद किसी न किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Another point is that data information can also be used to find trend and relationship between various entities in a data warehouse। Yes, of course, data information, historical information also create the relationship between different type of database in a data warehouse। हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए डिफरेंट डेटाबेसेस हैं और उनके बीच में अलग अलग डेटा हैं, तो what are the relationship between all these data exist in a database? We can find out the relation between these data with the help of historical information। Okay, the historical information is performed when it comes to deal with the database queries। Of course, historical information retrieve करने के लिए हमें database में certain queries को apply करना पड़ेगा। They can pull information, वो information को निकाल सकती हैं from various database, different databases information को क्या करेंगे, retrieve करेंगे, और वो कैसे करेंगी, with applying certain queries। हम कुछ ना कुछ उस डेटाबेस की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में क्वेरी देंगे, और वो क्या करेंगी, वो रिट्रीव होकर के आएंगे, एंड इट कैन बी डन इन वेरी यूनिक वे। हम अलग अलग डेटा को फेच करने के लिए डिफरेंट क्वेरी को लगाएंगे, और वो डिफरेंट क्वेरीज ही हमारी क्या करेंगे, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से डेटा को गैदर करेंगी। इट हैज सेड दैट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज अल्टीमेट वेपन। यस, ऑफ कोर्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जैसा कि मैंने कहा किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है, जिसपे ही सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती है फॉर द यूज ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजन और मेकिंग बेटर रिजल्ट। एंड इट हार्ड टू आर्ग्यू विद दिस assumption throughout a most of history। getting a hold of useful information was the biggest challenge to companies and organization। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए अपनी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि कई बार होता क्या है कि डेटाबेस में सर्टेन मॉडिफिकेशन होने के बाद एक मास्टर डेटाबेस में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है, और हमारे पास डेटा जो पुराना हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होता चलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये एक चैलेंज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी लेवल का। While database are used primarily to store information, data warehouse will analyze information and they can deal with the specific subject। हम उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेटाबेस जो कि हमारे डेटा वेयरहाउस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम एनालाइज करके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए डेटा वेयरहाउस में डिफरेंट टाइप के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, टीचर से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए पूरे के पूरे डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चे की ही रिकॉर्ड को हमें एनालाइज करना है, जो कि काफी पुराना स्टूडेंट रह चुका है किसी इंस्टीट्यूशन का, और हमें उसकी रिकॉर्ड को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो हमें पूरे के पूरे डेटाबेस को ना देख करके सिर्फ स्टूडेंट नाम का क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को ही रिट्रीव करना पड़ेगा। While data warehouse are very powerful if they are utilized properly, they can cause problem for a company if they are not implemented properly। हमने जैसा कि आपको बताया कि एक डेटा वेयरहाउस में
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए हिस्टोरिकल डेटा को कंटेन करना या उसको मॉडिफाई करके उसको हमेशा मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी को हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में हमेशा वर्क करते चलना पड़ता है। तो दीज आर द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। Now we talk about the query facilities. Here's the definition. First we look at the definition of query facilities. It says the data warehouse query facility is a tool that allow client to retrieve data from data warehouse by selecting the field desired and some cases entering value as a parameter. देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी डेटा वेयर हाउस में जो डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप का, उसमें कुछ सर्टेन क्वेरीज दे करके उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यूजर अपने अकॉर्डिंग उस डेटाबेस जो कि डेटा वेयर हाउस का ही एक पार्ट है, उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज जो है वो इंप्लीमेंट करके अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। क्या कहने का मतलब है, अगर हम एक बात करें कि एक बड़ा सा डेटा वेयर हाउस है यूजीआई नाम का, उसमें डिफरेंट डेटाबेस हैं अलग अलग कॉलेजेस के, यूसीआर का है, यूआईटी का है, यूसीएम का है, डिफरेंट कॉलेजेस का डेटाबेस है। मान लीजिए यूआईटी की ही कोई क्वेरी हमें अप्लाई करनी है इस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस में, तो इस पूरे के पूरे यूजीआई डेटा वेयर हाउस में ना अप्लाई करके उस पर्टिकुलर डेटाबेस जो कि यूआईटी नाम का है उसमें हम सर्टेन क्वेरी अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे के पूरे डेटा वेयरहाउस को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट कुछ डेटा माइनिंग से रिलेटेड है, इसीलिए हम आगे देखेंगे कि इसका जो है डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज कैसे इसका यूज होता है। यहाँ लिखा है along with this data mining query language can be used to specify data mining task। हमने कहा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कुछ चीज रिट्रीव करनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें स्पेसिफिक क्वेरीज लगा करके उसे रिट्रीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस में कौन सा ऐसा डेटाबेस है जिससे हमें क्वेरी को लगा करके डेटा को रिट्रीव करना पड़ता है, तो वहां पे हम पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस से अगर हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा डेटा माइनिंग का पार्ट होता है। और डेटा माइनिंग में ही अगर हम कुछ क्वेरीज लगा देते हैं, क्वेरी लैंग्वेज से ही अगर हम उससे उस डेटा वेयर हाउस में क्वेरी लगा करके कुछ डेटा को माइन करते हैं, तो वो हमारी टेक्निक DMQL यानी डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ कहला इन पर्टिकुलर वी एग्जामिन अ SQL बेस्ड डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड DMQL विच कंटेन लैंग्वेज प्रिमिटिव फॉर डिटरमाइनिंग डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट्स। यानी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से अगर किसी पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस से किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से अगर कोई क्वेरी लगा करके हम चीजों को फेच कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल क्वेरी के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उस डेटा वेयर हाउस में ये नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर डेटा से हमें चीजों को फेच करना है, तो हम पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस को ही क्या करेंगे, क्वेरी लगा करके फेच करेंगे। और इस तरीके की क्वेरी फेचिंग जो होती है उसको हम कहते हैं DMQL यानी डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। The DMQL can provide the ability to support ad hoc and interactive data mining। इस तरीके की जो डेटा माइनिंग है वो टेम्परेरी ही रहती है, कोई सर्टेन जो है टास्क करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हट जाती है। It has a foundation for system development and evaluation। The facilities information exchange, technology transfer and communication, data warehouse and data mart can be defined using two language primitive। One is cube definition and other is dimension definition। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डेटा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम वहां पे फैक्ट टेबल या फिर डायमेंशन टेबल की बात करते हैं। फैक्ट टेबल का मतलब कि हम उस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस को मल्टी डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेटा क्यूब में रिप्रेजेंट करने की बात अगर हम करेंगे तो हम उसके क्यूबिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि उसमें रोज और कॉलम्स के साथ साथ डायमेंशन भी हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अगर उस पर्टिकुलर क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो वो दो तरीके से हो सकती है। क्यूबिकल डेफिनेशन हो सकती है, यानी क्यूब में हम किस तरीके से क्वेरी लगा सकते हैं जिसका ये फॉर्मेट है, और उसकी पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर हमें कोई चीज निकालनी है तो हम उसमें डायमेंशन के थ्रू कैसे क्वेरी लगा करके किस फॉर्मेट में हम लगा सकते हैं। तो दो तरीके हैं। क्यूब डेफिनेशन स्टेटमेंट हैज फॉलोइंग सिंटेक्स। इस तरीके का सिंटेक्स क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। क्यूब में से अगर हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो पहले हम क्यूब को डिफाइन करेंगे उसके नाम से,
उसके बाद उस क्यूब की किस डायमेंशन पे हम पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो उस डायमेंशन की लिस्ट हमें दिखानी पड़ेगी, और उस डायमेंशन में जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होगा उसको फेच करने के लिए हमें मेजर लिस्ट भी देनी पड़ेगी। बात करते हैं डायमेंशन डेफिनेशन की। तो डायमेंशन डेफिनेशन की सिंटेक्स ये है जहां पे हम सबसे पहले किसी डायमेंशन का जो है नाम बताते हैं कि किस डायमेंशन में हमें काम करना है, और उसके बाद उस डायमेंशन में जिस एट्रीब्यूट या सब डायमेंशन लिस्ट की बात करनी है हमें उससे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्वेरी फैसिलिटीज थी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा वेयरहाउस से क्वेरी के रूप में डेटाबेस से चीजों को रिट्रीव कर सकते हैं, या डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू चीजों को रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और नीचे मेरी मेल आईडी दी गई है तो आप हमें मेल आईडी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।